पिछला वीडियो में CONH3 का होल 6 Cl3 और उसमें आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे जो आपको कोबाल्ट दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी यही आपसे पूछा गया था। अब इसको बनाए आप लोग। एक और क्वेश्चन था बाबू जिसमें था निकेल CO यानी कि कार्बोनिल का होल 4। इसमें ना पॉजिटिव काउंटर आयन था ना निगेटिव काउंटर आयन। और इसका भी हम पूछे हुए थे आपसे कि इसका भी निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए यानी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा। देखिए बहुत इजी है। आपको कल बोले थे कि पहले इसको तोड़ लीजिएगा, तोड़ने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आएगा अंदर का चार्ज बैलेंस कीजिएगा, उसके बराबर कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो पहले इसको तोड़िएगा ना बाबू, तो देखो गौर से, इधर टूटता है तो पॉजिटिव काउंटर आयन, इधर टूटता है तो निगेटिव काउंटर आयन। निगेटिव की तरफ में आयन दिया है कि पॉजिटिव की तरफ में? देखो ये कौन सा आयन दिया है, निगेटिव काउंटर आयन। तो निगेटिव काउंटर आयन जब दिया हुआ है तो इसमें हम तोड़ेंगे तो निगेटिव काउंटर आयन को तोड़ेंगे। तो एगो क्लोरीन पर कएगो माइनस, एक माइनस, कएगो क्लोरीन है, 3 गो है, कएगो है, तो 3 गो क्लोरीन पर 3 गो माइनस टूट जाएगा। एक क्लोरीन पर एक माइनस आता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, लिखते हैं 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज कएगो आएगा, एगो। तो याद रखिएगा एक क्लोरीन पर एक ही माइनस होता है। और ऐसे भी लिगेंड का लिस्ट बनवाया है, उसमें क्लोराइड आयन लिखाया है तो एक एक माइनस चार्ज दिए हैं। एगो क्लोरीन पर एक एक माइनस चार्ज होता है, खाली बास्ता ढोने से नहीं होगा, दिमाग में रखिएगा तब पढ़ाई हो पाएगा, नहीं तो होगा। यहाँ क्लोरीन का है 3 गो, तो 3 गो क्लोरीन पर, एगो क्लोरीन पर एक माइनस, तो 3 क्लोरीन पर। तो अगर ये 3 गो माइनस चार्ज लेके टूटा है तो इसके हिसाब से इसके इंटिटी के ऊपर कै गो प्लस आना चाहिए, बोलिए जल्दी, कै प्लस? 3 प्लस। कल का नहीं पढ़ के आए हैं लोग, तो थोड़ी होगा, वास्तव होने से थोड़ी होगा। अगर यहाँ पर एक माइनस तो 3 पर 3 माइनस, तो यहाँ पे 3 एगो प्लस टूटेगा। कितना प्लस टूटेगा? 3 प्लस। यानी कि कोबाल्ट जो है अंदर का चार्ज बैलेंस करेंगे और उसको कितना के बराबर कर देंगे, +3 के। अब आप कल पढ़े थे, परसों पढ़ाया गया था, कल ही शायद परसों की क्लास में, कि एमाइन जो होता है ये NH3 को एमाइन कहते हैं और एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। कौन सा चार्ज लिगेंड होता है? न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बिल्कुल क्रैश कोर्स चलेगा, ठीक है। तो इस जब न्यूट्रल लिगेंड है बाबू तो इसके ऊपर चार्ज 0, इसका चार्ज मान लीजिए x, इसी का हम लोग को निकालना है, इसका निकालना है तो इसका x मान लिए, तो x + 0 बराबर +3 लिख देंगे। अंदर का चार्ज बैलेंस करते हैं और उसको इसके ऊपर जो चार्ज आया तो उसके बराबर कर देते हैं। तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यही हो गया बाबू, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस अंदर का चार्ज जोड़ देना है और उसको जो इतना, जिसके ऊपर जितना चार्ज आया होगा उसके बराबर कर दीजिएगा। यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव काउंटर आयन कुछ दिया है, यहाँ पर निगेटिव काउंटर आयन कुछ दिया है। अगर पॉजिटिव काउंटर आयन टूटता है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, अगर निगेटिव काउंटर आयन टूटता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ना पॉजिटिव काउंटर आयन टूटेगा ना निगेटिव काउंटर आयन टूटेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 0, कोई चार्ज नहीं आएगा। अब अंदर का चार्ज जोड़ेंगे, बाहर 0 के बराबर कर देंगे। अंदर निकेल का निकालना है तो निकेल का x मान लीजिए। और आप लोग पढ़े हुए हैं कि कार्बोनिल जो होता है CO, इसको कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड की श्रेणी में आता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं, सर क्रैश कोर्स चलेगा। लड़का तुम पागल है, तुमको बोले नहीं है क्रैश कोर्स चलेगा, बोल भी क्या चलेगा, सुना ही नहीं दिया है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अभी आप कहेंगे सर न्यूट्रल लिगेंड आपको ना पता है, हमको कैसे पता है? तो आप वीडियो जाके देखिए, सेकंड लेक्चर में न्यूट्रल लिगेंड के बारे में पढ़ाया गया और उसका लिस्ट बनवाया गया, उसमें कार्बोनिल नाम का लिगेंड को लिखा गया है। कार्बोनिल, एमाइन, एक्वा, सब न्यूट्रल लिगेंड, इथिलीन, डाइएमीन, सब न्यूट्रल लिगेंड की श्रेणी में आता है। अब इसका चार्ज और इसका चार्ज जोड़िए और 0 के बराबर कर दीजिए, x + 0 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना जाएगा, 0। दैट मीन्स यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है।
ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने के लिए पूछ सकता है, पहले इसको नोट कीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लीजिए, मैसेज कीजिए, हो गया। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के बताइए। आपको याद होगा कि एक दिए थे Cu2 FeCN का होल 6। आपको बाबू याद होना चाहिए क्या पढ़ाया गया था। तो ये बाबू आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, SPM की तरह काम करता है। ये सॉल्यूशन चैप्टर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ाए थे तो यही एग्जांपल में लिखा था कि यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में की तरह काम करता है। इसमें आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए क्या होगा। चलिए इसको तोड़ने का तरीका सीखेंगे पहले, जल्दी से इसको बता दीजिए फिर आगे चलते हैं। कॉपर पे कितना चार्ज आता है बाबू? +2। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बहुत बढ़िया, बना लिए थे तो अच्छी बात है। चलिए ध्यान दीजिए क्या करना है बाबू। देखो इसको पहले तोड़ो, ये पॉजिटिव काउंटर आयन है, तब ये वाला पोर्शन किस चीज में टूटेगा? निगेटिव में। तब पॉजिटिव काउंटर आयन कॉपर पर +2 चार्ज होता है। कितना होता है? +2। तो 2 कॉपर है तो 2 प्लस, अरे एगो कॉपर पर +2 तो 2 कॉपर पर, तो 2 गुना कॉपर टूटेगा। जैसे तोड़ेंगे Cu पर 2+ है क्या? 2 ले लेंगे प्लस, इसी हिसाब से हमारा ये वाला पोर्शन टूटेगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो टूटेगा FeCN का होल 6। अब जरा ध्यान से देखेंगे बाबू, यहाँ पे एक कॉपर पर 2+ तो 2 कॉपर पर 4+, तो इसके हिसाब से यहाँ कितने माइनस आएंगे बाबू? एक साइनाइड पर कितना माइनस होता है? 1 माइनस। निगेटिव चार्ज लिगेंड में पढ़ाया गया है, एक साइनाइड पर 1 माइनस, तो 6 साइनाइड पर इसका कितना मान लेंगे? जिसका निकालना है उसका क्या मान लेंगे? x। अंदर का जोड़ के बाहर कितना के बराबर कर देंगे? -4 के। तो x -6
जोड़ेंगे तो इस बीच में प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू -4। अब यहां से इधर जाएगा, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू +2 लिख सकते हैं। इस हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया बाबू? ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया +2। समझ में आ गया? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से आप लोग। कमेंट कीजिए इसका बना करके, दूसरा का COEN का होल टू Cl2Cl। गोविंदा आपका सही है। इसका बना के जल्दी से कमेंट कीजिए बाबू। हो गया? चलिए इसको देखते हैं बाबू। देखो एक Cl पर एक ही माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस आएगा, उस हिसाब से यहाँ पे एक प्लस आएगा। बोलो, अरे दो गो यहाँ पे इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे कि 3 गो Cl था तो 3 गो माइनस थोड़े थे तो 3 प्लस डाले थे। इसमें तो एक Cl है तो एक ही माइनस ना आएगा, एक प्लस। इसका चार्ज बाबू एक Cl पर एक माइनस तो 2 Cl पर, तो अंदर कितना आ गया? 2 माइनस -2 मानते चलो। EN इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन का स्ट्रक्चर याद होगा आपको, बनाया था इस तरह से। इथिलीन डाइएमीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे, 2 कार्बन का इथिलीन, एमीन एमीन, इथिलीन डाइएमीन। इसमें किसी के ऊपर चार्ज दिख रहा है आपको? खाली बाबू इसका 2 नाइट्रोजन डोनर होता है। तो बाबू ये इथिलीन डाइएमीन एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड होता है, आपको न्यूट्रल लिगेंड की लिस्ट में पढ़ाया गया है। तो जब ये न्यूट्रल लिगेंड है बाबू, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसका चार्ज कितना मानेंगे? 0। इसके चार्ज को 0 मान लीजिए, कोबाल्ट का X मान लीजिए, तो X प्लस 0 प्लस -2 बराबर कितना कर देंगे? +1। यहाँ कुछ नहीं था, कितना हो गया? +1। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है बाबू कि अब जोड़िएगा तो x माइनस कितना जाएगा? 2 इज इक्वल टू +1। ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा? x इज इक्वल टू +1 और +2 हो जाएगा, बराबर +3 हो जाएगा बाबू। इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना हो गया? +3। मतलब यहाँ ऑक्सीजन कोबाल्ट पे +3 चार्ज आएगा। भाई सही देखना लोग, +3 करेंगे तो +3 -2 +1 हो जाएगा, बाहर +1 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बाबू पूछ सकते हैं एग्जाम में। लिगेंड का चार्ज, लिगेंड का डोनर एटम की संख्या, सब दिमाग में रखना जरूरी है। लिगेंड का लिस्ट घर पे प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। चलिए एक नया टॉपिक इसमें पढ़ा देते हैं। हटा दें, इसको हटा दें। अभी तक हम प्राइमरी वैलेंसी पढ़ रहे थे, अभी एडिंग लेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। या इसी का नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका नाम क्या होता है बाबू?
कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसको सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं द्वितीयक संयोजकता, या फिर इसी का नाम होता है समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? समन्वय संख्या। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिखिएगा। नंबर ऑफ डोनर एटम, number of donor atom of ligand which are number of donor atom of ligand which are attached with central metal atom या ion, then that number is called coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लिए, हिंदी लिखिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड के द्योतक परमाणुओं की संख्या ही जुड़े हुए लिगेंड के द्योतक परमाणुओं के की संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है। जाति समन्वय संख्या कौन कहलाएगा? इसमें कहता बाबू ध्यान देना कि कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या हम उसको कहेंगे। लिख लो पहले, लिख लो। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए K4FeCN का होल 6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिए। अब बाबू सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कहता है ना बाबू कि सेंट्रल मेटल एटम से ये जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, खुद ध्यान सुनना, सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, इस लिगेंड का खूब ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। इस लिगेंड के पास जितने डोनर एटम होंगे, जो को डोनर एटम होगा, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बाबू तुम लोगों को पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकालने जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइनाइड के पास डोनर एटम कितने हैं ना। जितना इसका डोनर एटम होगा वही क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बाबू अब देखना है डोनर एटम कय को होगा। तो तुम लोगों को पता है कि साइनाइड जो होता है इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसका डोनर एटम होता है कार्बन, पढ़ाए हुए हैं। अब बताओ बाबू इसके पास कय को डोनर है? एगो। कय को साइनाइड है? तो कय को डोनर हुआ? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया।
आसान है, बस इतना दिमाग में रखोगे। इसी को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अगर एग्जाम में कह दे कि सेकेंडरी वैलेंसी निकालो, तो इनडायरेक्टली समझ लेना कि हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। काफी इजी है ना बाबू। यहाँ देखो, एक और क्वेश्चन देख लो। मान लो यहाँ निकालो निकेल सीओ का जा का होल 4। अब ये लिखा हुआ है, पूछेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तुम लोग को पता है कार्बोनिल जो होता है सीओ, इसका कार्बन डोनर होता है कै गो, एगो। कै गो कार्बोनिल है, तो कै गो डोनर एटम हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। आसान है ना, जल्दी बना लो।
ओके, आवाज खुल गया बाबू। कभी कभी छूट जाता है, बार बार दिक्कत हो जा रहा है। अब माइक बंद करते हैं ना, उससे छूट जाता है। यहाँ देखो, यही ना बनाया थे क्वेश्चन, देख लो एक बार। ये ईएन जो है, ईएन मतलब होता है इथिलीन डाइमीन, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो एक इथिलीन डाइमीन में कई गो नाइट्रोजन डोनर होता है? 2 नाइट्रोजन डोनर। तो 2 गो इथिलीन डाइमीन है तो कई गो नाइट्रोजन? 4 गो डोनर। और सीएल का डोनर सीएल नहीं होता है, 2 गो सीएल तो 2 गो सीएल डोनर, तो 2 गो और 4 गो 6 गो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका जल्दी से बना के बताइए आप लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों बताइए। समझ में क्या आना है? बना दिया गया, आप लोग खुद से पढ़ाइए। ऐसे बना दिए हैं, साउंड देके ही बना दिए हैं। चलिए देखिए, ईवी काफी इजी है बाबू, काफी इजी है। आराम से आपको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए CO3 कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनेट पर कॉलेज पढ़ाए थे बाबू कि CO3 डबल माइनस होता है कार्बोनेट पर। अमोनिया पर चार्ज कितना होता है? 0। यहाँ तोड़िएगा, एक Cl पर 1 माइनस, बाहर 1 प्लस आएगा। आएगा, अंदर का चार्ज बैलेंस कीजिए। तो अंदर का चार्ज बैलेंस कीजिएगा तो कितना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका x मान लीजिए, तो x -2 + 0 बराबर +1, विच इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा -2, इधर आएगा तो कितना जाएगा? +1 +2, तो +1 और +2 मिलकर कितना जाएगा? +3। ये समझ में आया कि नहीं आया? Cl पर 1 -2 रहता है, 1 प्लस आ जाएगा। अंदर एमाइन का कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड की लिस्ट में आता है एमाइन। और कार्बोनेट का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? डबल माइनस। डबल माइनस, तो x -2 और +0 तीनों मिलाकर किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बाबू? +3। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो गौर से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर में बाबू केस क्या है कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बताया था CO3 पर डबल माइनस, तो यहाँ पे एक ऊपर माइनस, यहाँ पे एक ऊपर माइनस। सी वो 3 गो है, 1 2 3 गो, एक ऊपर एक। ऑक्सीजन 2 गो बॉन्ड बनाता है, एक गो बनाया है, इसलिए वो माइनस चार्ज चढ़ गया है। तो एक ऑक्सीजन ये डोनर हो गया, एक ऑक्सीजन ये डोनर हो गया। कई ऑक्सीजन डोनर हो गया? तो 2 गो ऑक्सीजन डोनर इसके पास हो गया। एमाइन का नाइट्रोजन डोनर होता है, एक एक डोनर होता है। एमाइन का एक एक नाइट्रोजन डोनर होता है, ठीक है। तो एमाइन का अगर नाइट्रोजन डोनर है बाबू, इसका डोनर नाइट्रोजन, तो एक एमाइन के पास एक नाइट्रोजन, तो 4 गो एमाइन के पास 4 गो नाइट्रोजन। तो 4 गो नाइट्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन है, 20 मत पढ़ लीजिएगा, 2 गो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है। ज्यादा दिक्कत होगा तो इसको थोड़ा अलग हटा के लिख दीजिएगा, थोड़ा सा इसको अलग कलर से कर दीजिएगा, ऐसे हो। कै गो ऑक्सीजन? 2 गो। तो 2 गो ऑक्सीजन और 4 गो नाइट्रोजन, कै गो हुआ टोटल? 6 गो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बाहर से उसको कोई मतलब नहीं, लिगेंड नहीं होता है बाहर वाला, बाहर वाला काउंटर आयन होता है। काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं, लिगेंड के डोनर एटम की संख्या से मतलब है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आगे चलेंगे। कोई दिक्कत है तो पूछ लेंगे आप लोग। चलिए हटा रहे बाबू इसको। एक लास्ट क्वेश्चन में आप लोग दोनों बना के दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप लोग सीख लिए। K3 आई नहीं बनेगा तो आप लोग अभी अधूरा सीखे हैं, घर पे प्रैक्टिस करके आइए। K3 एफिसियन का होल 6, पहले K4 था, अभी K3 एफिसियन का होल 6 है। आपसे पूछ रहा है कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, और दूसरा पूछेगा इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। चलिए जल्दी से दोनों कमेंट कीजिए, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, गुड।
हो गया? चलिए देखते हैं, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। जल्दी बनाइए बाबू। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। बहुत बढ़िया, ध्यान दो बाबू। देखो, एक पोटेशियम पर एक प्लस, तो 3 पोटेशियम पर, यहाँ पे सिंपल इसको तोड़ लेंगे पहले। एक गो पोटेशियम जो होता है इसके ऊपर एक प्लस होता है। पोटेशियम है का 3 गो, तो 3 गो टूटेगा। इस हिसाब से हमारा जो कोऑर्डिनेशन इंटिटी टूटेगा वह टूटेगा FeCN का होल 6, और इसमें प्लस चार्ज टूटेगा कितना, यहाँ पे एगो प्लस आया है तो 3 गो पर 3 गो प्लस, यहाँ 3 माइनस टूटेगा बाबू। एगो CN पर एगो माइनस, तो 6 गो CN पर इसका कितना मान लेंगे x, तो x माइनस 6 बराबर -3, इसलिए x बराबर हो जाएगा भाई -6, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो +6 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, +3। तो बाबू इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया, +3 निकल गया। और देखिए इसका CN का डोनर एटम होता है कार्बन, 6 को है तो 6 को कार्बन हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो कुछ है ही नहीं, आप लोग नहीं बता रहे हैं, वो अलग बात है। हो गया? चलिए ध्यान देंगे, इसको हटा रहे हैं। अपना से बनाना चाहिए थी, इसमें क्या देख देख के बना रहा है सब। अभी लिखिएगा बाबू, हेडिंग डालिएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव माने प्रभावी परमाणु, प्रभावी परमाणु संख्या। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कहते हैं हम लोग प्रभावी परमाणु संख्या। अभी होता क्या है भाभी, प्रभावी परमाणु संख्या क्या होता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम तुमको इसको निकालने का तरीका बता रहे हैं, फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। हम लोग को क्या करना है, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं EAN। शॉर्टकट में इसको क्या कहा था बाबू, EAN। एग्जाम में पूछ देगा, EAN ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, कि EAN क्या होगा। बाबू ध्यान दो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। वो क्या करेगा, देखो एक हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई कंपाउंड K4 FeCN का होल 6। तुमसे पूछेगा इस Fe का EAN क्या होगा, EAN ऑफ Fe, यानी कि इसका Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। बड़ा आसान है बाबू, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका आपको सिखाएंगे इतना बेहतरीन ढंग से कि अभी का अभी एकदम याद हो जाएगा आपको, अभी का अभी एकदम, ठीक है। और बस आपको दिमाग में रखना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम बताएंगे कि करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, लेकिन पहले आप समझिए कि ये निकालते कैसे है। पहले क्या कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, अंदर का चार्ज पहले देख लीजिएगा बाबू। यहाँ पे एक पोटेशियम पर एक प्लस, तो 4 पोटेशियम पर, यहाँ टोटल प्लस चार्ज कितना आएगा, 4, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज कितना आएगा, -4। अब अंदर बाबू एक साइनाइड पर एक माइनस, तो 6 साइनाइड पर, यहाँ 6 माइनस, तो यहाँ पे कितना डालेंगे ताकि यहाँ बाहर -4 आ जाए, तो यहाँ पे +2 डालेंगे, तब ना +2 और -4 बाहर -4 आ जाएगा। अरे -4 में से +2 घटाओगे तो -4 नहीं बचेगा, समझ में आ गया। अब आपको बताना है बाबू कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अभी सब याद नहीं रहेगा तो नहीं पता है, नहीं बनेगा क्वेश्चन, पक्का नहीं बनेगा। 30 तक तो तुमको याद रखना है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होगा। अब बाबू अगर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो इस पर +2 चार्ज का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है,
निकल गया है। बोलने का नहीं बोल रहा है सभी तुम लोग, गधा है। +2 चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो 26 को रहता है अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाबू एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो ये भी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन 26 होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 26। अगर इसका एटॉमिक नंबर 26 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कय होगा, 2 गो निकल गया तो कय गो बचा, तो 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिएगा। यानी कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और काम बाकी है। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख देना है। कोई दिक्कत, अब प्लस कर देना है, प्लस कर देना है 11th क्लास का 4 बजे वाला। क्या नहीं चलेगा जी, सब बैच खुला हुआ है, तुम लोग को झूठों का आया था पूछने का है वो। बाबू ध्यान दो, यहाँ एफी जो है, एफी बाबू इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर आयरन का 26 होता है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर जब 26 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 26। ये आप लोग जानते हैं, प्रोटॉन भी कितना होगा 26 होगा। अब बाबू +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, निकल गया। तो निकल गया तो कितना हो गया 24। अब प्लस करेंगे तो प्लस हो गया। अब बाबू आप इसके पास चलाइएगा। आपको पता है कि लिगेंड जो होता है वह इस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आप लोग जानते हैं क्या, जानते हैं, लिगेंड जो होता है यह सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। कई गो पेयर, कम से कम 1 पेयर, कम से कम 1 पेयर। अब आप बताइए, साइनाइड के पास एक ही को ना कार्बन डोनर होता है, तो कितना डोनर, कितना पेयर डोनेट करेगा, 1 पेयर। आप बताइए साइनाइड कय गो है, तो कय पेयर डोनेट होगा, 6 पेयर। 6 पेयर का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 12 गो। एगो पेयर में 2 गो होता है, तो 6 पेयर का मतलब 12 गो। तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा। फिर से समझिए, सेंट्रल मेटल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको प्लस लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की संख्या। बहुत साइनाइड के पास कार्बन डोनर होता है, तो एगो डोनर एटम 1 पेयर डोनेट करेगा, तो 6 गो साइनाइड के पास 6 गो कार्बन, तो 6 पेयर हो जाएगा। तो 6 पेयर का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो उस 12 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। कहीं यहाँ पे 4 गो साइनाइड रहता तो 4 दूना 8 पेयर डोनेट होता, तो 8 गो करते, तो यहाँ पे 8 दूनी सॉरी 4 गो साइनाइड रहता तो 4 दून मतलब 4 पेयर होता, तो 4 पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ते। जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन आप लोग देखे थे, उसमें 5 गो हम साइनाइड लिए थे, यहाँ पे ना 6 गो था। तो मान लो कि जो गो रहेगा उतना में 2 से गुना कर देंगे, डोनर एटम निकल जाएगा। ये जरूरी नहीं है बाबू, पहले आपको पता होना चाहिए कि डोनर एटम की संख्या कय गो है। जैसे साइनाइड का डोनर कय गो होता है, 1 गो, 1 पेयर डोनेट किया। और वहीं अगर इथिलीन डाइएमीन रहेगा तो इसका डोनर एटम 2 गो नाइट्रोजन होता है बाबू। तो 2 गो नाइट्रोजन, तो 1 गो नाइट्रोजन 1 पेयर डोनेट करेगा, और फिर 1 गो नाइट्रोजन 1 पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ से 2 गो और 2 गो 4 गो, 1 गो इथिलीन डाइमीन कय गो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 गो। समझ में आ रहा है ना, जितना डोनर एटम रहेगा उतना पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। कार्बन साइनाइड के पास 1 गो कार्बन होता है डोनर, तो 1 पेयर, तो 6 गो साइनाइड के पास 6 गो कार्बन, तो 6 पेयर, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ से विद्यार्थी 12 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। और 12 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा टोटल सम कितना आया, तो 24 और 12 36। यही 36 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। यही 36 क्या कहलाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बोले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, तो कहेंगे कि यह सम है, योग है किसका, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड। मतलब सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के द्वारा डोनेट किया गया इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी वही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया, लिखिए डिफिनीशन लिखिएगा। द सम ऑफ, इलाका अंदर चल के बैठो सब, बोल दो 12 लिखो सबको, अंदर चल के बैठो। द सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron of central metal atom, कौन कर देना, सेंट्रल मेटल एटम या आयन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय number of electron donate by ligand
is called effective atomic number EAN। फुल स्टॉप डाल दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा अकॉर्डिंग टू सिडविक। सिडविक एक साइंटिस्ट का नाम था बाबू, उन्होंने वो कुछ बताया था इसके बारे में, इसलिए लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिडविक। सिडविक का स्पेलिंग होता है SIDGWICK, जी साइलेंट रहता है, इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन पढ़ते हैं सिडविक। अकॉर्डिंग टू सिडविक, इफ EAN का मतलब बाबू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बताए थे जटिल थी यौगिक। अकॉर्डिंग टू सिडविक, इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इक्वल या नियर अबाउट atomic number of inert gas, then such type of coordination compound is more stable. Such type of coordination compound is more stable. Such type of coordination compound is more stable. चलिए इसका हिंदी लिख लीजिएगा बाबू। किसी उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या इसी को कहते हैं बाबू केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग ही
प्रभावी परमाणु संख्या कहलाता है। प्रभावी परमाणु संख्या, या उसी को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। उनमें हम देखें पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सिडविक के अनुसार, सिडविक के अनुसार यदि किसी उप सहसंयोजी यौगिक का, एल का मुंह बंद करके रखो दो तुम लोग, यौगिक का EAN अक्रिय गैस के परमाणु संख्या के, अक्रिय गैस के परमाणु संख्या के बराबर अथवा लगभग समान हो, नियर अबाउट का मतलब होता है लगभग समान हो, तो लगभग समान हो तो वह उप सहसंयोजी यौगिक उच्च अस्थायी होता है। ठीक है, यह है बाबू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN जो है बाबू, वो हम आपको निकालने का तरीका सिखा दिया और डिफिनीशन भी बता दिए हैं। और सिडविक का है कि अगर किसी का EAN निकालिएगा और वह इनर्ट गैस के बराबर या उसके आसपास में हो तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अधिक स्टेबल माना जाता है। लिख लिए हैं? ये आप लोग का बैच अभी नहीं चल रहा है। सुबह में 6 बजे जो लाइव चलता है ना इनऑर्गेनिक का, वो पढ़ा रहे हैं। और सुबह 6 बजे नहीं ना पढ़ा है, तो मैसेज किए थे कि 1 बजे से पढ़ा देंगे, तो वहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग बाद में शुरू से देख के नोट कर लीजिएगा, इसके बाद क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। 40-45 मिनट का वीडियो है, ज्यादा देर का नहीं। हो गया, इसको हटा दे। देखो, तो अभी तुमको बताया थे बाबू कि कैसे निकलेगा, तो बस निकालने का तरीका क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी का निकालना है, ध्यान देना। ए लड़का शांत रहो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है EAN, तो लिख देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, आप प्लस कर दीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाई लिगेंड। मुंह बंद रखिए, तो आते आते शुरू हो गए आप लोग। ठीक है, क्या कर रहे हो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो क्या करना है बाबू, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन ले लेना है और लिगेंड के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उसको लेना है, दोनों को जोड़ देना है। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। यहां पर इसको जल्दी से फॉर्मूला को लिख लीजिए आप लोग, और फॉर्मूला लिखने के बाद एक हम बना के दिखाए थे आपको, इसको एग्जांपल में नोट कर लीजिएगा। होमवर्क दे देते हैं, बना के आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे एक आध। कल इसका नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, परसों एविडेशन पढ़ाएंगे, परसों चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद T ब्लॉक शुरू कर देंगे, 15-20 दिन में उसको खत्म कर
टेंशन नहीं लीजिए, हम सब पढ़ा के भेजेंगे। इस समय दमे नहीं है, बहुत हल्का हल्का चीज है, 1 मिनट में निकल जा रहा है। अच्छा, इसमें कुछ हम रटा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, सब निकला रहे हैं। इनऑर्गेनिक वाले लोग कहते हैं रटने वाला, रटाया वाले नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना पढ़ा है उसमें, खाली लिगेंड का नाम अगर सही ढंग से देखा जाए तो उसको याद करना है, चाहे चार्ज चाहे डोनर एटम, बाकी जितना चीज निकालना है सब सिखाए हैं आप लोगों को। थोड़ा आराम से जाओ जाओ सब ना। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू। एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। +2 आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना बच गया? 24। साइनाइड जो होता है उसके पास कार्बन डोनर होता है। आप जानते हैं कि लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक पेयर डोनेट करेगा तो एक पेयर मतलब कार्बन एक पेयर डोनेट करेगा, तो 6 गो साइनाइड है तो 6 गो कार्बन डोनर हो गया, तो 6 पेयर डोनेट करेगा, तो 6 पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 12। तो 12 24 12 34, यही हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो आपको कोई कह देगा, क्वेश्चन को दे देते हैं यहाँ पे, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो, इसको नोट कर लीजिए आप। CONH3 का होल 6 Cl3 है, बोलेगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम इजी टास्क है, आराम से बन जाएगा। इसका EN निकालना है ना, इसका देखिए, इसका EN कैसे निकालेंगे। क्या करो कि इसका इलेक्ट्रॉन पहले देखो, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर अभी नहीं याद होगा तो आइए पढ़ना बेकार है, 30 तक तो कम से कम याद होना चाहिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 27। लेकिन अब इस पर चार्ज चेक करेंगे तब ना देखेंगे, जैसे इसका 26 था लेकिन +2 आया था तो 24 ना लिखे हैं, वैसे ही इस पर भी चार्ज चेक करेंगे। तो बाबू एक क्लोरीन पर क्या है? माइनस, तो 3 गो क्लोरीन है, 3 माइनस, तो बाबू यहाँ पे टूटेगा, अगर 3 गो क्लोरीन का 3 माइनस टूटेगा, 3Cl माइनस, तो इसके हिसाब से यहाँ पर कितना प्लस टूटेगा? 3 प्लस टूटेगा, यहाँ 3 माइनस, यहाँ पे 3 प्लस। अंदर का चार्ज बैलेंस कीजिए, इसका चार्ज कितना होता है अमाइन का? 0। यहाँ पे कितना डालिएगा तब ना +3 और 0 बाहर +3 हो जाएगा। जल्दी बोलो। अब यहाँ देखो, इसका +3 हुआ, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और इसका +3 होता है 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। तो 27 पहले था, 3 गो निकल गया, तो कै गो बचा? 24 प्लस। एमाइन का डोनर एटम कौन सी होता है? नाइट्रोजन। एक पेयर डोनेट करेगा तो कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 6 गो है तो 6 पेयर, तो 6 पेयर 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 24 और 12, इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया। निकल गया, आराम से निकल जाएगा, बना लो। दिक्कत होगा पूछ लेना। आज का लाइव यहीं पे खत्म कर रहे हैं बाबू, मिलते हैं कल इसका नोमेनक्लेचर लेके। इस पे जितना काम, जितना का कोऑर्डिन, जितना कंपाउंड आपको दिए थे कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, उस सब कंपाउंड का लिस्ट बना लीजिए और उस सब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिएगा। आपका होमवर्क वही हो गया, सब कंपाउंड का लिस्ट बना के सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिएगा, आपका होमवर्क हो गया। और अब मिलते हैं बाबू कल। इस ध्यान दो, अभी हम तुमको इसका नोमेनक्लेचर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे लिख देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ले लेगा, सब ध्यान देना बाबू, K4 FeCN का होल 6। मुंह बंद रखिए, मुंह बिल्कुल बंद रखिए। इस तरह से कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि इसका नाम लिखिए, इसका IUPAC नेम लिखिए। क्या लिखिए बाबू? हाँ, IUPAC नेम लिखिए। तो ऐसे कंपाउंड का IUPAC नाम आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए सिंपल तरीका बाबू कि हम आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं, स्टेप्स को देखते चलिएगा। आप IUPAC नाम लिखना आराम से सीख जाइएगा, केवल आप स्टेप्स को देखिए, ज्यादा स्टेप्स नहीं है, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए, लिखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर, हेडिंग डालिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
IUPAC nomenclature of coordination compound. IUPAC nomenclature of coordination compound. हिंदी में लिखेंगे उप सहसंयोजी यौगिक का उप सहसंयोजी यौगिक का नामकरण। ठीक है बाबू, किस तरह के कंपाउंड का नामकरण करना है हम लोग को? हाँ, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखिएगा, IUPAC नामकरण, IUPAC उप सहसंयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग कैसे लिखते हैं। विद्यार्थी हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है। इसका नेम ऑफ, बोर्ड पर ध्यान दो, पॉजिटिव काउंटर आयन। सबसे पहले किसका नाम लिखना है बाबू? पॉजिटिव काउंटर आयन का। तो वह खाली स्टेप्स बताएंगे, अभी 5 मिनट तुम स्टेप्स पर ध्यान दोगे और तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। खाली 5 मिनट तुम स्टेप्स पर ध्यान दे दो। पॉजिटिव काउंटर आयन का जब नाम लिखना ना, तो इसकी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करना, इसकी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अभी जाके एग्जाम में नहीं लिखना है, ये नियम बताया जा रहा है ताकि इसको अप्लाई करके आप नाम को लिख सके। बस अब खाली नियम पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है और इसकी संख्या को रिप्रेजेंट। जैसे कि विद्यार्थी वो ध्यान देना, A4 FeCN का होल 6, तो सबसे पहले किसका नाम लिखिएगा? करना है तो बाबू कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम। पहले क्या लिख दीजिएगा? पोटेशियम। क्या लिख दीजिएगा? गो है? 4 गो, तो टेटर लगा दे, है? नहीं लगाना है। इसकी संख्या को रिप्रेजेंट, खाली जो नाम है उन नामों को लिख देना है। ठीक है, तुमको अगर सर पता कैसे लगेगा? अब हम उस सब तरीका बता देंगे, कै गो है ये भी आपको इसमें हम पहचानने का तरीका सिखा देंगे। आप केवल ध्यान दीजिए विद्यार्थी, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम लोग और उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, सफा 0 से बताइएगा। तो हम कहा 0 से नीचे से बता रहे हैं, हम एकदम 0 लेवल से ही शुरू किए हैं। तो आप पूरा पीछे से पढ़ के आइएगा। दूसरा स्टेप में किसका नाम लिखना है, ध्यान देंगे सभी लोग। पहले किसका नाम लिखना है? दूसरा स्टेप में लिखना बाबू नेम ऑफ लिगेंड। किसका लिखना बाबू? नेम ऑफ लिगेंड।
और लिगेंड का जब नाम लिखिएगा ना तो इसकी संख्या को जरूर रिप्रेजेंट कीजिएगा। लिगेंड की संख्या को रिप्रेजेंट, इसकी संख्या को, इसकी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं बाबू कोई, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है जो आपको जाके एग्जाम में लिखना है। बस ये देखना है और समझना है कि करना क्या है, इसको लेके कहाँ अप्लाई करना है क्वेश्चन में। लिगेंड की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विद्यार्थी स्टेप 3, जैसे बाबू देखो इधर पोटेशियम हो गया। अब बाबू सेंट्रल मेटल एटम का नाम की लिगेंड का नाम गो है, संख्या दिखाएंगे। 6 को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्स नहीं कहते हैं, हेक्स कहते हैं कार्बन के चेन को, हेक्स कहते हैं कार्बन के, कार्बन का चेन नहीं है। साइनाइड 6 को है, इसको पढ़ेंगे हेक्सा। और साइनाइड का नाम का भी हम बताएंगे। साइनाइड का नाम लिखते हैं साइनो, क्या लिखते हैं बाबू, लिखा गया पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब आ गया बाबू किसका नाम, सेंट्रल मेटल एटम का। अगर कोई और लिगेंड भी अंदर रहता, जैसे कल एग्जांपल में आपको पढ़ाए थे कि अंदर 2 लिगेंड दिखा था आप लोगों को, अगर अंदर कोई और लिगेंड भी रहता तो उस स्थिति में बाबू ध्यान देंगे कि हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिख लेते जो लिगेंड के अल्फाबेट के आधार पर। जैसे मान लो अंदर एगो H2O रहता, अंदर में रहता है H2O। आप सबको पता है कि H2O का नाम एक्वा होता है, एक्वा ए से आता है तो पहले लिखा था, और साइनो सी से आता है तो उसको बाद में लिखते। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब लेकिन अभी अंदर कोई दूसरा लिगेंड है नहीं, एक ही को है, तो उसको लिख देंगे हेक्सा साइनो। अब आता है बाबू किसका नाम, तो अब इसके बाद लिखना आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब ये एक रहबे करता है, इसकी संख्या आपको दिखाने की आवश्यकता, एक रहबे करता है। आप कोई भी कंपाउंड देखिएगा ना सेंट्रल मेटल एटम, उसमें एक रहबे करता है। अब बैलेंस करके उसके ऊपर जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज लिखेंगे, लेकिन रहेगा क्या गो एक। यहाँ पे संख्या के बारे में उसके कोई हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का जब आप नाम लिखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं बाबू, हम बता रहे हैं पहले। उसके बाद समझ लीजिए 4 नंबर में जाएंगे, निगेटिव काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। किसका, हाँ निगेटिव काउंटर आयन, निगेटिव काउंटर आयन। अब बाबू आप सबको पता है बाबू कि जब पॉजिटिव काउंटर आयन क्वेश्चन में रहता है तो निगेटिव काउंटर आयन नहीं रहता है, और जब निगेटिव रहता है तो जब निगेटिव आपको लिखना होगा तो आगे आपको पॉजिटिव मिलवे नहीं करेगा। आप कहाँ से शुरू कीजिएगा, समझ में आ गया, नेम ऑफ लिगेंड से। जब पॉजिटिव आपको मिलेगा तो नीचे निगेटिव आपको मिलवे नहीं करेगा, यहीं पर खत्म, कोई दिक्कत। बस ध्यान दीजिएगा कि जब नाम लिखिएगा काउंटर आयन का तो इसके साथ इसका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन अंक में लिखिएगा। हम सब बता रहे हैं रोमन अंक में लिखना है। क्या करना है बाबू, जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखिएगा तो जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ना, वही +2 +3, उसको किस डिजिट में लिख देना है, रोमन अंक में लिखना है। हम बना के दिखाएंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद किसका नाम लिखना है, क्या इसका संख्या दिखाएंगे, नहीं, इसकी संख्या नहीं प्रदर्शित करते हैं, इसकी भी संख्या को प्रदर्शित नहीं करना है। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, इसकी संख्या को प्रदर्शित नहीं करना है। सबसे पहले आप इस रूल को लिख लीजिए,
फिर नीचे कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को लिखाएंगे और यहाँ से तो हम लोग शुरू करेंगे। अब वो हेडिंग आप लोग डाल दिए हैं, यहाँ से जल्दी से इस रूल्स को लिखिए। तो चलिए विद्यार्थी जी देखते हैं, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम कुछ नियम से इसमें और बता रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। हटा इसको, आप लोग केवल ध्यान से देखते रहिए हम क्या क्या बता रहे हैं, उसको गौर से सुनिएगा। देखिए, जब आप नाम लिखिएगा ना, ध्यान देना, जब भी तुम नाम लिखना तो अगर, ध्यान से देखना, इफ, यदि किसी लिगेंड के नाम के अंत में आइड हो, क्या हो बाबू, आइड हो, तो जब बाबू जैसे ऑक्साइड होता है, तो ऑक्साइड में नियम लागू नहीं होता, हम बताएंगे कहाँ लागू होगा। जैसे अगर किसी लिगेंड के नाम के अंत में क्या हो बाबू, आइड, तो नाम लिखते समय उसको कर दीजिएगा आइडो। क्या कर दीजिएगा, आइडो। जैसे किसी लिगेंड के नाम के अंत में आइट हो, तो नाम लिखते समय उसको कर दीजिएगा आइटो।
जैसे नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट, नाइट्राइट NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, बताया ना बाबू। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो नाइट्राइटो कर देंगे। क्या कर देंगे? खाली ई को क्या बदल देना है? ओ। एटो, तो उसको कर देना है एटो। क्या कर देना है बाबू? एटो। जैसे सल्फेट, सल्फेटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, ऑक्जालेट, तो ऑक्जालेटो। समझ में आ गया? इस बस इतना चेंज करना है आपको। यदि किसी लिगेंड के नाम के अंत में ये हो तो आपको ये बना देना है। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत? अब विद्यार्थी जरा ध्यान देंगे, ये नियम किस में अप्लाई नहीं करना है? बाबू ध्यान देना कि अगर साइनाइड हो तो साइनाइडो नहीं लिखना है। इसके लिए बस बाबू साइनो चलता है। क्या चलता है? जहां नहीं लागू करना उसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑक्साइड हो, ऑक्साइड का आपको बताए थे बाबू कि ऊपर डबल माइनस को ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्साइड हो बाबू तो इसको ऑक्सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसी तरह से जैसे सुपर ऑक्साइड होता है, चाहे पर ऑक्साइड भी बताया था एगो, तो पर ऑक्सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर ऑक्साइड को लिखेंगे। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बाबू O2 पर डबल माइनस, इसको लिखेंगे पर ऑक्सो। इसमें आपको लागू नहीं करना है नियम को, बाकी जगह इस नियम को लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 गो में आपको लागू, आइसोसाइनो में भी लागू मत कीजिएगा। आइसोसाइनाइड हो उसमें लागू हो जाएगा। आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनो लिखिए। बस यही 4 गो में लागू नहीं करना है, बाकी सब में लागू होगा। अब उसमें भी लागू नहीं होगा तो फिर नियम कहला बनेगा? दोनों में लागू नहीं होगा तो नियम बना कहला? नियम बना है ना, कहीं ना कहीं लागू होगा। इसी 4 गो में लागू नहीं होगा। आइसोसाइनाइड होगा तो उसको आइसोसाइनाइडो नहीं लिख के क्या लिखेंगे? आइसो साइनाइड को क्या लिखेंगे? ऑक्साइड को क्या लिखेंगे? उसके बाद बाबू परऑक्साइड को। कोई दिक्कत? अब आते हैं बाबू, इसको जल्दी से नोट कीजिए फिर कुछ और बताएंगे। हो गया? एक विद्यार्थी कह रहे सर हम हाइब्रिडाइजेशन से पढ़े हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन विद्यार्थी ऑर्गेनिक कंपाउंड का था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबू लिख लिया सब? चलिए लिख लिए सब कोई? विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बात यहाँ फिर लिखा रहे हैं, इसको लिखिएगा, जरा गौर से लिखिएगा। लिखोगे बाबू, इफ कोऑर्डिनेशन इंटिटी, कोऑर्डिनेशन इंटिटी, खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, कोऑर्डिनेशन इंटिटी becomes negative charged if coordination entity becomes
negative charged, then 8 prefix और ये suffix लिखना, 8 suffix, suffix माने होता है प्रत्यय जो बाद में आता है, और प्रीफिक्स माने होता है उपसर्ग जो पहले आता है। 8 suffix is added with name of central metal atom, name of central metal atom या आयन। बाबू आपको आज हम समझा देंगे कि सेंट्रल मेटल एटम को आप कहिएगा और आयन को आप कहिएगा। हालांकि हम पहले भी अब समझा सकते थे। इसका हिंदी लिखिएगा आप लोग। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको कहते हैं बाबू? वो जो बिग ब्रैकेट के अंदर वाला भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, बताया ना आप लोग को। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के नाम के अंत में एट, और एट को क्या कीजिएगा, इस तरह से इन्वर्टेड को में घेर दीजिएगा। 8 प्रत्यय का प्रत्यय, सफिक्स से लिख लो, सफिक्स का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बाबू 8 का। इसके अंत में बाबू सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में क्या लगाइएगा, 8। अब जब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आए या फिर कोई चार्ज नहीं आए, तो उस केस में नाम के अंत में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल दिखेंगे आप लोग। जैसे बाबू मान लो कि ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा था, इसमें पोटेशियम पर क्या टूटता है, प्लस। इधर वाला में पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो इस पे क्या जाएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी निगेटिव हो गया। तो उस स्थिति में बाबू जैसे आयरन का नाम जो लिखिएगा ना, तो आयरन का देखिए क्या लिखिएगा, Fe जो होता है इसको फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका नाम लिखाएगा आयरन का फेरेट, क्या लिखाएगा, समझ में आ गया। अगर निकेल का नाम रहेगा तो लिखाएगा निकेलेट। क्या लिखाएगा बाबू, निकेलेट। जैसे अगर सिल्वर का नाम रहेगा तो ना अर्जेंटेट। क्या लिखाएगा बाबू, अर्जेंटेट। कोई दिक्कत? अगर गोल्ड का नाम रहेगा तो गोल्डेट नहीं, आयुरेट। क्या होगा बाबू? अगर कोबाल्ट का रहेगा तो कोबाल्टेट। कोई दिक्कत? जब भी यहाँ पे मिलेगा तो आपको डी ब्लॉक का ही एलिमेंट मिलेगा कोई ना कोई। जैसे जिंक का नाम रहेगा तो जिंकेट। इतना याद रखना कि जिसका लैटिन नेम होता है उसी का लैटिन नेम में जुड़ेंगे, बाकी जो नॉर्मल होता है उसको जुड़ते हुए चले जाएंगे। कोई दिक्कत? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
आपका हो गया बाबू। तो चलिएगा एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? पॉजिटिव काउंटर आयन का, उसकी संख्या को प्रदर्शित। उसके बाद किसका नाम लिखना है? लिगेंड का। लिगेंड की संख्या दिखानी है, बिल्कुल दिखानी है, लिगेंड की संख्या को दिखानी है। दूसरा बात बाबू, लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो लास्ट में अगर आइड हो तो उसको आइडो कर देंगे, आइट हो तो आइटो कर देंगे, और एट हो तो एटो कर देंगे। लेकिन ये किस में अप्लाई नहीं होता है? तो साइनो साइनाइड हो तो साइनो लिखते हैं, ऑक्साइड हो तो ऑक्सो लिखते हैं, आइसोसाइनाइड हो तो आइसोसाइनो, पॉरऑक्साइड हो तो पॉरऑक्सो, उसमें लागू। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखते हैं, और बाबू वो हमेशा एक ही होता है तो उसकी संख्या पे चर्चा नहीं की जाती है। उसका बाबू जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको क्या करना है? रोमन में उसके साथ लिख देना है। ध्यान रहे कि जब अगर कोऑर्डिनेशन इंटिटी निगेटिव हो तो सेंट्रल मेटल एटम का जब नाम लिखिएगा तो उसके लास्ट में बाबू 8 प्रत्यय लगा दीजिएगा, और अगर पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो तो किसी तरह का चेंजिंग करने की आवश्यकता, जो नाम होता है वही लिख देना है। ठीक है बाबू, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पे लिखेगा इफ कोऑर्डिनेशन इंटिटी becomes either neutral or पॉजिटिव चार्ज, या तो न्यूट्रल हो या फिर कौन सा चार्ज हो बाबू? पॉजिटिव चार्ज। देन नो एनी चेंजिंग, बिल्कुल बात नहीं कीजिए। नो एनी चेंजिंग अकर इन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। हिंदी जिसको लिखना है लिख लेंगे। यदि कोऑर्डिनेशन इंटिटी उदासीन हो अथवा धनावेशित हो, उदासीन हो अथवा धनावेशित हो तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नियम पूरा कंप्लीट। अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। देखिए नियम को अप्लाई करके क्वेश्चन बनाते हैं। नियम पूरा क्या हो गया बाबू? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कोई नियम नहीं है, आपको बस दिमाग में रखना है कि पहले किसका नाम लिखेंगे हम लोग? पॉजिटिव काउंटर आयन की संख्या दिखाएंगे। उसके बाद लिगेंड की नाम लिखेंगे, लिगेंड की संख्या दिखाएंगे। आइट को आइटो में और एट को एटो में चेंज करेंगे, लेकिन साइनाइड
और ऑक्साइड पर यह नियम लागू नहीं होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके साथ रोमन में लिख देंगे, कोई दिक्कत? इसके बाद निगेटिव काउंटर आयन की संख्या को नाम को लिखते हैं और उसकी संख्या को नहीं दिखाते हैं। जब हम लोग नाम को लिखेंगे और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो उस समय बाबू जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके नाम के अंत में 8 लगाते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा तो नाम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। आगे चले, चलिए अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि 4 FeCN का होल 6, और हम आपको दिखाएंगे, अपन नाम से कंपाउंड भी बना के दिखा देंगे, कंपाउंड से नाम भी, दोनों संभव है। जैसे ऑर्गेनिक में होता था वैसे इनऑर्गेनिक में भी हो जाएगा। खाली बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू देखो कि पॉजिटिव काउंटर आयन है, लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम है। निगेटिव काउंटर आयन है, अगर निगेटिव रहता तो पॉजिटिव नहीं रहता, कोई दिक्कत? सबसे पहले नाम लिखो बाबू, किसका नाम लिखेंगे? क्या गो है? 4 गो संख्या दिखाएंगे तो पहले आराम से लिख दो पोटेशियम, हो गया। कोई टेट्रा ओट्रा डाई ट्राई लगाने की आवश्यकता, तुम कहोगे कि सब इसका नाम सब इसको बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा पोटेशियम को वो लगाना है? वो हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, आप केवल ध्यान दीजिए। एक पोटेशियम पर क्या गो प्लस, एक पोटेशियम पर क्या गो प्लस, एगो क्या गो पोटेशियम है इधर, क्या गो प्लस आएगा, क्या गो माइनस आएगा? एंटिटी निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज? क्लियर हो गया? यानी कि लास्ट में इसके सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में क्या जोड़ेंगे? जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। ध्यान से देखना, अब उस साइनाइड जो होता है, इस साइनाइड के ऊपर कय गो निगेटिव चार्ज होता है? एगो। कय गो साइनाइड है तो कय गो निगेटिव? उस हिसाब से इस पर कितना डालिएगा कि बाहर -4 चला है तो +2 डालेंगे, +2 -6, बाहर कितना जाएगा? -4 आ जाएगा। चार्ज बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2। इसी को रोमन में दिखा देना है, इसी को किस में दिखा देना है? कब दिखाइएगा? तो अब देखिए यहाँ पर बाबू पोटेशियम हो गया, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद किसका नाम? लिगेंड का। कौन सा लिगेंड है? साइनाइड। साइनाइड में साइनाइडो लिखेंगे कि साइनो लिखेंगे? समझ में आ गया? संख्या दिखाएंगे, क्या को है? 6 को क्या लिखते हैं? हेक्सा साइनो, कोई दिक्कत? अब इसका नाम हो गया तो किस पे आएंगे? सेंट्रल मेटल एटम पर। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन है, निगेटिव चार्ज एंटिटी है, इसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे? 8। तो क्या लिख देंगे? फेरेट। क्या लिख देंगे? फेरेट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। ऐसे घेर के और यहाँ पे रोमन में 2 दिखा दीजिएगा, नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब आप कहेंगे सर इसमें अलग क्या दे सकता है? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इसका यूपीएससी नाम क्या होगा। एगो में टेट्रा पोटेशियम दे देगा, ऑप्शन में संख्या दिखा देगा जबकि दिखाना नहीं है संख्या। एगो में हेक्सा साइनो नहीं देगा, खाली साइनो दे देगा। एगो में आयरन नहीं देखे बाबू, फेरेट नहीं देखे, खाली आयरन लिख देगा। एगो में ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने गलती करना होगा तो या तो ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है या 3 लिखा रहेगा, 2 वाला भी ऑप्शन रहेगा, 3 वाला भी ऑप्शन रहेगा। तो आप जब चेक कीजिएगा तब ना यहाँ 2 डालिएगा, इसलिए चेक करके बनाना है, ठीक है बाबू। अगर मान लो इसी से हम लोगों को फिर फॉर्मूला बनाना रहता, देखो कैसे बनाएंगे। पोटेशियम मैंने एगो पोटेशियम डाल दो, ठीक है। हेक्सा साइनो मैंने साइनाइड का एगो 6 को डाल दो। फेरेट मतलब आयरन हो गया, कोई दिक्कत? अब विद्यार्थी देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यहाँ पे कितना चाहिए? 2। इसका कितना होता है? -6। बाहर कितना जाएगा? -4। यहाँ क्या को चाहिए? +4 चाहिए, 4 को पोटेशियम ले लेंगे। समझ में आया? फिर से देखो, फिर से देखो, अभी नहीं समझ में आया, हम जानते हैं तुम लोग कितना पानी में। कुछ नहीं करना बाबू, देखो एकदम फिर से देखो। पहले क्या ध्यान देना है? पॉजिटिव काउंटर आयन,
तो पॉजिटिव काउंटर आयन कय गो है नहीं पता है, नाम में कोई पता लग रहा है कय गो है, कोई पता नहीं लग रहा है तो खाली लिख दो बस। इसके बाद बाबू हेक्सस साइन होता है, संख्या दिख गया तब बुझाना लिगेंड है, संख्या दिख गया तब बुझाना क्या है, लिगेंड है। कय गो लिगेंड है, 6 गो लिगेंड लिख दो साइनाइड। और लिगेंड जब भी आता है तो बिग ब्रैकेट के अंदर आता है, तो अंदर लगा दो इस तरह से। अब इसके बाद फेरेट है, तो फेरेट मतलब आयरन, आयरन लिख दो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चाहिए, ई नहीं रहता तो फिर नहीं बनता, यही सारा खेल बना रहा है। कितना चाहिए, तो 2 गो चाहिए तो +2 डाल दो यहाँ पे। एक सनेट पर कितना माइनस, 6 सनेट पर, तो 6 माइनस अब +2 बाहर कितना जाएगा, तो जब -4 इस पे आए तो इधर कितना चाहिए +4, एगो पोटेशियम पर एगो प्लस, तो 4 गो पोटेशियम पर हो गया। देखो फॉर्मूला भी बन गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप चाहें तो बाबू फॉर्मूला भी बना सकते हैं नाम से, और नाम से फॉर्मूला से नाम भी लिख सकते हैं, जैसे वैसे शुरुआत कर दीजिएगा काम हो जाएगा। हम बाबू देखो एक और क्वेश्चन पहले बनवाते हैं तब आगे चला जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे रहेगा K4, K4 नहीं देखे K3 दे दे, KPCN का होल 6 ऐसे दे दे, कहेगा इसका नाम लिखिए। कुछ नहीं करना बाबू, पहले क्या करो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो ताकि रोमन में दिखाया जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चला कैसे निकालेगा सब, कैसे पता चलेगा कि किस पर माइनस और प्लस होगा, माने किस में, लिगेंड में पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पूछ रहे हैं कि बाबू किस पर माइनस प्लस होगा, पीछे पढ़ाया गया है ना जी सारा लिगेंड का बाबू। वही जो लिगेंड पर -6 ले रहे हैं ना, तो साइनाइड पर सिंगल माइनस होता है, पीछे के वीडियो में सब पढ़ाया गया है। ये पीछे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी आप देखे होंगे, इसके प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो जो दूसरा वीडियो लेक्चर दिखिएगा उसमें लिगेंड के लिस्ट में सब पढ़ाया गया कि किस पर कितना निगेटिव होगा, किस पर कितना पॉजिटिव होगा, सब पढ़ाया गया है। बिना पढ़ाई वहां कोई बात नहीं किया जाता है। इसमें देखिए एक साइनाइड पर बाबू देखो पोटेशियम पर क्या प्लस होता है, एगो, तो 3 गो पोटेशियम पर, इधर कितना माइनस, कोई दिक्कत। साइनाइड पर कितना माइनस, एक, कय गो साइनाइड है तो कितना माइनस, यहाँ पर +3 डालोगे, +3 -6 बाहर कितना जाएगा -3, समझ में आ गया। नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो, 6 गो है हेक्सा साइनो। और इसको निगेटिव इंटिटी है तो फेरेट लिखेंगे, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लगा देंगे बाबू, 3 लगा देंगे, हो गया काम खत्म। लिखाएगा तुम लोग से, अभी नहीं लिखाएगा, अभी रुको एक और देखो, ध्यान देना बस, केवल ध्यान देना। तुम लोग पढ़ा हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तुम लोग को पढ़ाया था, याद होगा, CuFeCN का होल 6 ऐसे पढ़ाए हुए थे ना, CuFeCN का होल 6 याद होगा। सॉल्यूशन में बताया था कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपरागम में झिल्ली का उदाहरण होता है, वहां पर इसका नाम भी लिखे थे, लेकिन आप लोग को उस समय समझ में नहीं आया था कि आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े थे। अब देखिए बन जाएगा। अब कल हम चर्चा किए थे कि कॉपर पर कय गो प्लस होता है, 2 गो, तो 2 गो कॉपर तो कय गो प्लस, एगो कॉपर पर 2 गो प्लस, तो 2 गो कॉपर पर। अगर बाबू नहीं भी जानते हैं तो अभी बता रहे हैं तो सीखते चलिए कि किस पर कितना प्लस आता है, नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना, ये क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये तो श्योर है कि इससे पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन भी मेरे एग्जाम्पल में से ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना आप श्योर रहिएगा। एटलीस्ट इस पर भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। एगो कॉपर पर कय गो प्लस, 2 कॉपर पर, कोई दिक्कत। 4 प्लस हुआ तो यहाँ पे कितना माइनस आएगा, एक साइनाइड पर कय गो माइनस, 6 गो साइनाइड पर 6 माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, कोई दिक्कत। अब वो नाम लिखना है तो सबसे पहले इसकी संख्या, डाई कॉपर लिखेंगे, खाली कॉपर, खाली कॉपर, डाई कॉपर लिखाएगा तो गलती हो जाएगा ना, इसलिए कि इसकी संख्या को नहीं दिखाना है, तुम डाई कॉपर बोला है।
हमको सुना ही नहीं दिया, लेकिन मुंह के इशारा से समझ गए हम। समझ में आ रहा है बात? अब डाई कॉपर की कॉपर, क्यों कॉपर? क्योंकि सेंट्रल का पॉजिटिव काउंटर आयन या निगेटिव काउंटर आयन की संख्या को नहीं दिखाते हैं। इसके बाद देखो सेंट्रल मेटल एटम की लिगेंड को है, क्या लिखा है? हेक्सा साइनो, हेक्सा। अभी तक ले खाली साइनाइडे वाला बताया है, इसके बाद चेंज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हेक्सा साइनो, और यहाँ पर देखो निगेटिव है, ये निगेटिव इंटिटी है, इसलिए फेरेट, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो 2। बोलो, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो 2 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। क्या नाम हो गया? कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट 2। लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिए, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग आंसर बताइए। दिक्कत है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग देखेंगे। CONH3, CONH3 का होल 6 Cl3, इसका नाम लिखना है बाबू। ध्यान रहे कि इंटिटी पे अगर पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई चार्ज नहीं आएगा तो हम लोग किसी तरह का परिवर्तन, एट वगैरह का प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी लिखिए। अब वो छोटा लिखो, सीओ में ओ छोटा लिखो, तो बड़ा होगा तो वो कार्बोनिल कहलाएगा, बिना सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा।
हो गया। चलिए देखिए इसका नाम लिखते हैं बाबू, कितना लोग लिख लिए इसका नाम, कितना लोग इसका नाम लिख लिए हैं, और बताइए, हाथ उठाइए जल्दी से, इधर रुके, रुके कि लिखा है, जल्दी ना आप लोग लिखिए। चलो सबको ध्यान दो, पहले बोर्ड पर ध्यान देना। बहुआ सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे चार्ज कितना आएगा। यह निगेटिव काउंटर आयन है, क्लोरीन के ऊपर कितना निगेटिव चार्ज होता है, एगो, गो क्लोरीन है, यहाँ 3 गो निगेटिव आएगा, उसके हिसाब से बाबू यहाँ पे कितने पॉजिटिव आएंगे, 3 पॉजिटिव, यानी कि इस बार आपका कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया बाबू, तो इस सेंट्रल मेटल एटम के नाम में किसी तरह एट वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ देखिए एमाइन, इसको कहते हैं एमाइन, आप लोग जानते हैं, लिखाए हुए हैं लिस्ट में नाम। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0, न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड है तो बाबू इसके ऊपर चार्ज हो गया 0। अब कोबाल्ट के ऊपर कितना रखिएगा, जिसको 0 में जोड़िएगा तब +3 हो जाए, तो यहाँ पर +3 रखिएगा, तब ना +3 और 0 +3 हो जाएगा। एक और बात दिमाग में रखना, सेंट्रल मेटल एटम है, ये मेटल है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। अगर तो कभी निगेटिव चार्ज आ रहा है जोड़ने घटाने पर, तब बुझ जाओ कि गबड़ा गया है। इसके ऊपर जब भी आएगा तो क्या आएगा, है कि यह मेटल, धातु, और धातु इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जब लूज करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, गेन करेंगे तब ना निगेटिव आएगा। तो मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन तो करता नहीं है, इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर निगेटिव चार्ज कभी आ रहा है तो बुझ जाना कि हम रास्ता भटक गए हैं, रास्ता को सुधार करना, तब सही आंसर लिखना। समझ में आ गया। तब +3 और 0 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब क्या करना, ध्यान देना। अब यहां से नाम लिखेंगे, तो पहले बाबू पॉजिटिव काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, नहीं है। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड कय गो है, लिखेंगे हेक्सा, और कौन सा लिगेंड है, एमीन। इस तरह का कोई परिवर्तन करने का आपको हम बोले नहीं है, हेक्सा एमाइन, ठीक है, हेक्सा एमाइन। इसका काम खत्म हो गया, आप किस पे जाएंगे, कोबाल्ट पर। तो कोबाल्ट का नाम लिखेंगे बाबू, सेंट्रल मेटल, लिगेंड के बाद किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल। तो कोबाल्ट के नाम में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव या न्यूट्रल रहेगा तो किसी तरह का चेंजिंग, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख दीजिएगा, हेक्सा एमाइन, कोबाल्ट। और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब आइए निगेटिव काउंटर आयन, कय गो है, 3 गो। निगेटिव काउंटर आयन का नाम क्या होता है, क्लोराइड। तो क्लोराइड है तो क्लोराइडो लिख दे, क्या है, बोलते हैं कि आइड होगा तो आइडो में चेंज कर देना। हाँ, लीगेंड में बोले हैं, किस में बोले हैं, लीगेंड में। बाबू ध्यान देना, ये जो यहाँ पे रूल्स लिखा गया था, ये आपको केवल और केवल लीगेंड के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको लिख भी लेना, हम यहाँ पर लिख देते हैं, सबको ध्यान देना। यहाँ पर लिख देते हैं, इफ लीगेंड के नाम के अंत में, ये केवल और केवल किसके लिगेंड, किसके नाम के अंत में देखेंगे हम लोग, लिगेंड के नाम के, लिगेंड के नाम के अंत में आइड होगा तो आइडो, आइट होगा तो आइटो, और एट होगा तो एटो। लिगेंड नहीं हो तो परिवर्तन नहीं करना है। समझ में आ गया ना बात। अब यहाँ पे जाइए, ध्यान से देखिएगा, केवल और केवल लिगेंड के केस में अप्लाई करना है, दूसरे केस में अप्लाई नहीं करना है। अभी जो मेरा क्लोरीन है, लिगेंड नहीं है, ये निगेटिव काउंटर आयन है। लिगेंड तब होता है जब ये बिग ब्रैकेट के अंदर होता है। समझ में आ रहा है ना बात, नहीं बोल रहा है सब, बात समझ में आ रहा है। तब विद्यार्थी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर निगेटिव काउंटर आयन है तो इसका नाम क्लोराइड है, नहीं बोल रहा है सब। सीएल पर माइनस को क्या कहते हैं, क्लोराइड। खाली सीएल होता है तो क्लोरीन, सीएल पर माइनस होता है तो क्लोराइड। तो क्लोराइड है, क्लोराइड लिख दीजिए, बात खत्म।
आप कहिएगा सर इसका फॉर्मूला कैसे बनाइएगा सर, फॉर्मूला बना के तो दिखाइए तो फॉर्मूला बना दिया जाए। ध्यान देना, फॉर्मूला कितना आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले बाबू इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, हेक्सा एमाइन मतलब 6 गो एमाइन लेना है, तो लिगेंड के पहले पॉजिटिव काउंटर आयन होता है, नहीं है मतलब नहीं है। डायरेक्ट किस पे पहुंचेंगे, लिगेंड पे। लिगेंड बिग ब्रैकेट के अंदर होता है, तो लिख देना है हेक्सा एमाइन। तुमको ये भी पता है कि लिगेंड के पहले सेंट्रल मेटल एटम आता है, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना ताकि सेंट्रल मेटल एटम को लिखा जा सके। अब वो हेक्सा एमाइन लिखिएगा, यहाँ ध्यान दो कि पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसमें कोई बाबू सीख के जन्म लिया है जी, आगे कोई माँ के गर्भ से सीख के जन्म लेता है, लेता है? सब कोई यहीं पे आके सीखता है, लेकिन जो सीखता है वो सीख लेता है, और जो समझ लेता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, फिर साइंस क्या लिए थे? साइंस लिए थे तो अपने आप को उस काबिल समझिए तब साइंस लीजिए, ना तो कल के वीडियो में यही बोले थे, मामा के बेटा को देख लिए साइंस ले रहा था साइंस ले लिए, बुआ के बेटा साइंस ले रहा था साइंस ले लिए, पटदार साइंस ले रहा था साइंस ले लिए। वैसे थोड़ा होता है, अपना में क्षमता है तो साइंस लीजिए, नहीं है तो रास्ता पकड़िए दूसरा रास्ता। बच्ची आर्ट्स में कौन चिढ़ाने लगेगा, लोग के चिढ़ाने के डर से अपना रास्ता बदल दोगे तू। और यही बात एक बताए थे, मेरा एक दोस्त था बाबू विशाल बेतिया का, 79% नंबर से पास किया था 10th। हम लोग के समय 79% नंबर का बहुत वैल्यू था, 79%। आर्ट्स पढ़ा इंटर में, इंटर में आर्ट्स पढ़ के क्लैट का एग्जाम निकाल लिया, CLAT क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। पटना हाई कोर्ट का भी वकील है अभी। मान लो कि अभी 28-29 साल की उम्र में पटना हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो तुम सोच सकते हो कि बाबू जिस दिन वो उसका उम्र 35-40 साल होगा, वो पटना हाई कोर्ट का टॉप वकील रहेगा। हाई कोर्ट का टॉप वकील एक हियरिंग का 55,000, 50,000, 30,000 रुपये चार्ज करता है। 10 मिनट जाके बहस करेगा कचहरी में, आपके पक्ष को रखेगा, तो 30,000 रुपया। दिन भर में अगर 3 को बहस कर लेते 1 लाख रुपया बन गया उसका, पर डे का 1 लाख। पटना हाई कोर्ट जज से बेसी कमाता है सब वकील सब। जज लोग के महीने ना मिलता है, तो घूस मिलेगा। वकील का एक हियरिंग का चार्ज होता है, एक दिन सुनवाई, एक दिन चार्ज, एक दिन एक हियरिंग पर जाएगा। शाहरुख खान के बेटा का जो केस ड्रग में फंसा था ना, उसका जो केस लड़ रहा था वकील, एक दिन बहस करने का 5 लाख रुपए लेता था। एक दिन जाएगा बहस, कितना देर होता है, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट का उसका चार्ज था 5 लाख रुपया। लेकिन उस 15 से 20 मिनट में क्या बोलना है उसको बनाने में उसको 10 दिन लगता है, ताकि हम अपने पक्ष को मजबूत रख सके। तो उसके अंदर 20 गो वकील लोग काम करता है, वो थोड़े बनाता है, वो लोग को सैलरी देता है 20-20 हजार के, वो लोग बैठ के बनाता है। वो खाली रीड करेगा जो क्या क्या लिखे हैं, रीड करेगा, सुधारना होगा तो उसको मार्किंग करके देगा कि इस पॉइंट को सुधारो, इस पॉइंट को सुधारो। वे वकील लोग बनाते बनाते सीखते सीखते प्रैक्टिस फास्ट हो जाता है, तो अपना अलगे खोल लेता है लोग, समझे? तो इसीलिए आर्ट्स और साइंस के पीछे मत भागिए। हम बार बार कहते हैं कि क्षमता है तभी साइंस में आइए, क्षमता नहीं है तो इसको रास्ता छोड़ दीजिए। ये बहुत खतरनाक है, पहले साइंस बर्बादे कर देगा अगर नहीं बस में आया तो देखो क्या हो गया, हेक्सा एमाइन, तो 6 गो एमाइन लिख दिए। इसके बाद किसका नाम है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट है तो बाबू क्या लिख दो, कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट हो गया। इसमें कितना है, 3 गो है, यहाँ 3 गो डाल लो। यहाँ कितना होता है, 0। यहाँ पर पहले से पता है 0 होता है, तो 0 और +3 बाहर कितना आएगा, क्या डालना है, क्लोराइड। क्लोराइड डाल लो, +3 है तो -3 चाहिए, 3 गो क्लोरीन ले लेंगे। समझ में आ गई नहीं है? एकदम सिंपल है बाबू, कोई भारी काम नहीं है बनाना। चल जल्दी से इसको बनाओ तो आप लोग। कितना लोग बना लिया था, एकदम सही सही, सही सही है, बहुत सुंदर। प्रयास करने वाला का कभी हार नहीं होता है। चलो हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है? उस क्वेश्चन को तुम लोग बना के लाना, कल के क्लास में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन है बाबू, पोटेशियम
AgCl2 ऐसे नहीं भी लिखा रहेगा ना बाबू, तो Ag तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो Cl2 देखते समझ जाना लिगेंड है। दूसरा क्वेश्चन है, इस सब का नाम लिख के आप लोगों को आना है। Na3CrF6, तीसरा क्वेश्चन है, Na2 निकेल EDTA। EDTA क्या होता है? इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। कई को माइनस होता है इसके ऊपर? 4 को माइनस। पढ़े ना पहले से आप? नहीं बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, CR NH3 का होल 3 H2O का होल 3 Cl3। इसका नाम हम लिख के दिखा देते हैं 2 मिनट में। रहने देते हैं बाबू, काम कर रहे हैं कि नहीं। अब आपको दामिल फासिल थोड़े कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन को देख के चल जाइएगा। 2 गो लिगेंड वाला है, अभी तक आप लोग 1 गो लिगेंड वाला लिखते थे ना, ये वो 2 गो लिगेंड वाला लिखते रहे, क्या दिक्कत है? COEN का होल 2 Cl2 Cl। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 6 कितना क्वेश्चन होगा? 9 होगा ना, 6 होगा। इस 6 क्वेश्चन को आपको बना के घर से आना है। CONH3 का होल 5 Cl 2 प्लस। यहाँ 2 प्लस दे दिया, मैंने कोई काउंटर एंड नहीं दिया है। एक और दे, ये देते हैं, 7 हो जाएगा। अरे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इसीलिए दे रहे हैं। NaCO का होल 4। सबका क्या लिखना है बाबू? सबका क्या लिखना है? नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जितना पढ़े सब निकाल लीजिएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 मिनट रुकिए, अभी कॉपी मत सजाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। ये इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, इसका नाम लिख रहे हैं बाबू, ध्यान देना। इसका नाम लिखोगे बाबू, पॉजिटिव काउंटर आयन है बाबू। सब कोई बोर्ड पर एक बार ध्यान देना बाबू, सब कोई प्लीज आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप लोग सीख लीजिए। इस तरह के लिगेंड होगा दूगो तो कैसे नाम लिखिएगा। यहाँ कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है, निगेटिव है, तो एक क्लोरीन पर कितना निगेटिव चार्ज होता है? 1। तो 3 क्लोरीन पर यहाँ पर कितना प्लस आएगा? कोई दिक्कत? H2O का चार्ज, H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है। एक्वा, एक्वा न्यूट्रल लिगेंड है कि नहीं? एमाइन भी न्यूट्रल है। यहाँ कितना रखोगे? +3 0 0, बाहर कितना जाएगा? +3। कोई दिक्कत? बाबू पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, डायरेक्ट किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। और उसके बाद सेंट्रल मेटल, पहले लिगेंड, लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर किसका नाम लिखेंगे? नेगेटिव काउंटर आयन। कोई दिक्कत? अब बताओ, लिगेंड का नाम लिखोगे तो लिगेंड की संख्या दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। अब बाबू देखना है कि पहले एमाइन की पहले एक्वा। तो एमाइन लिखोगे AMMINE, पढ़ा रहे ना, शांत रहिए। और एक्वा को लिखते AQUA। ए दोनों में मैच कर गया, एम है या क्यू है, पहले कौन आता है? एम, पहले एमाइन लिखाएगा। समझ में आ गया?
इसको लिखना पहले ट्राई एमाइन, रहेगा ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, दोनों का काम खत्म हो गया बाबू। अब किसके पास आएंगे, सेंट्रल मेटल एटम, क्या है, क्रोमियम। अच्छा एक और बात बता देते हैं, अगर क्रोमियम रहेगा ना और अगर लास्ट में 8 कहीं जोड़ने, इसमें नहीं जोड़ेंगे लेकिन जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगा तो इसको लिखते हैं क्रोमेट। अपना वहां लिस्टों में लिख लीजिएगा, आप लोग जहां लिखे थे ना लास्ट में 8 जोड़ना है वहां पे लिख लीजिएगा क्रोमियम को क्रोमेट लिखते हैं, बता दिया आगे। जहाँ 8 जोड़ते हैं वहां पर लिख लीजिए, जहाँ लिखा था ना कि लास्ट में 8 जोड़ते हैं तो वहां कुछ लिस्ट बनवाए थे, उसी में लास्ट में लिखिए कि क्रोमियम को क्रोमेट लिखते हैं। अब ध्यान देना, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम के नाम में चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो यहाँ पे 3 लिख देना, कोई दिक्कत। और लास्ट में क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोराइड लिख देना, इसकी संख्या को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका इसका नाम। बोले कोई दिक्कत है, आप लोग लिख लीजिए सब नाम, पक्का लिखा जाएगा, कल सबकी कॉपी चेक करेंगे। नोट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, कल फिर आ सकते हैं, पहले चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। लिखिए ना भाई, आप ही के लिए तो सब है। पहले लाइव वाला सब बंद कर रहा है, क्या क्लास इतना ही होगा।